आज हम चर्चा करेंगे कि क्लिनिक और आयुष अस्पताल यानी पंचकर्मा क्लिनिक और आयुष अस्पताल में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमको क्या क्या दिक्कत आती है, हमें क्या क्या तकलीफ आती है और उन हर्डल्स को हम कैसे सॉल्व करें। हम ये जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, इसका मेन मकसद है स्टैंडर्ड्स को समझ के इम्प्लीमेंट करना। अगर हम बात करें NABH की, तो NABH के 3 संस्थान की हमने प्री असेसमेंट और फाइनल असेसमेंट करवाई और असेसमेंट करवाने के बाद जो हमारी NC या शॉर्टकमिंग्स हमको प्राप्त हुई और उसको रिजॉल्व करने के मेजर जो हमने अपने दृष्टिकोण से बताए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इन चर्चाओं के ऊपर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार आप कर सकते हैं अपने क्लिनिकल ऑडिट, मेडिकल ऑडिट, मेंटेनेंस ऑडिट और कैसे कर सकते हैं अपने संस्थान को NABH स्टैंडर्ड के हिसाब से तैयार करना। और अगर आपने अपना NABH असेसमेंट कराया है तो उनमें हो सकता है कि कुछ क्वेरीज हमारी क्वेरीज से आपकी मैच करती हो, तो उनको कैसे रिजॉल्व करें। ये जनहित में जारी हमारा एक प्रोग्राम है जहां पर हम आयुर्वेदिक संस्थानों को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इम्प्रूव करने में मदद करने के प्रति हम घटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम चाहते हैं कि ये संस्थान भी NABH एक्रेडिटेशन को प्राप्त करें। आज की हमारी चर्चा का जो पहला विषय है हाउ टू डू इनिशियल असेसमेंट। अब अगर हम बात करें इनिशियल असेसमेंट की, क्या आप सब लोग ये जानते हैं कि इनिशियल असेसमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक पेशेंट अगर आपके स्कोप ऑफ सर्विसेज के हिसाब से आपके सेंटर में एंट्री लेता है और एंट्री लेने के बाद अगर आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज और उसकी कंप्लेंट्स यानी जो उसको सुविधा चाहिए वो मैच करती हैं, तो उनकी कैटेगराइजेशन बनाई जाती है, जैसे कि OPD बेसिस, IPD बेसिस या इमरजेंसी केयर बेसिस। अगर हम बात करें OPD बेसिस, IPD बेसिस की, दोनों ही स्थिति के अंदर मरीज की असेसमेंट, डिटेल असेसमेंट बहुत जरूरी है। NABH भी ये कहता है कि आपको असेसमेंट जो करनी है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली करनी चाहिए। अब बहुत से क्लिनिक्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में क्या करते हैं, वह लोग मरीज का नाम, उसका एज, उसका नेशनैलिटी, उसके अलावा उसका अगर हम बात करें कि उसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी चीफ कंप्लेंट्स क्या है और वो किस विषय में हमारी संस्थान से सुविधा लेना चाहता है, उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। OPD रजिस्टर, बहुत जगह OPD रजिस्टर यूज होते हैं और बहुत जगह सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग होता है जहां पर आप एक OPD एंट्री करने के बाद, इनिशियल्स एंट्री करने के बाद एक UHID नंबर जनरेट करते हैं। ये UHID नंबर जनरेट करने के बाद अब ये पेशेंट या ये क्लाइंट डॉक्टर के पास अप्रोच करता है जहां पर उसको असेस किया जाता है उसकी कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब अगर हम बात करें तो यहां पर हमने जो चर्चा करी है, इन विच द नेम ऑफ द पेशेंट, फादर और हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट, एड्रेस, UHID नंबर हमने जनरेट किया। जनरेट करने के बाद हमने क्या किया कि उसके अंदर क्लाइंट का जो इनिशियल असेसमेंट है उसकी इलनेस के हिसाब से हमने पहले प्रकृति एनालिसिस किया, वातज, पित्तज, कफज, द्वितज या त्रिदोषज, प्रकृति एनालिसिस करेंगे। उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट को एनालाइज करेंगे कि उसके BMI यानी कि हमारा जो बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली हाइट वेट के हिसाब से उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से एनालाइजेशन करेंगे। देन उसकी जो कंप्लेंट्स है उसके हिसाब से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अष्टपद परीक्षा और दशपद परीक्षा। अष्टपद परीक्षा की अगर हम बात करें तो अष्टपद परीक्षा के अंदर हम जो लोग देखते हैं वह हमारा जो उसके अंदर जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट के हिसाब से हम देख सकते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अष्टपद परीक्षा और दशपद परीक्षा। इन परीक्षाओं को करने के बाद आप उनका जनरल बॉडी चेकअप करते हैं। जनरल बॉडी चेकअप के अंदर अगर पेन है तो किस नेचर का पेन है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या रेडिएशन है,
क्या टेंडेंसी है, पेन कब से है, पेन स्कोरिंग में पेन देखें कि पेन की फ्रीक्वेंसी या जिसे आप कह सकते हो स्कोरिंग आउट ऑफ 10 उसका कितना स्कोरिंग जा रहा है, उसके ऊपर पेन चार्ट की असेसमेंट होती है। These are the measures which is to be done at the point of first consultation। क्योंकि ये आपको एक पेशेंट की रूपरेखा, उसकी बीमारी की रूपरेखा, उसकी जीवन शैली, उसकी खान पीन की शैली, उसकी नेशनैलिटी, उसकी हैबिट्स और उसके द्वारा किए जा रहे अपनी बीमारी के प्रति अच्छे कार्य या बुरे कार्य यानी कि पथ और अपथ की जानकारी प्राप्त होती है। इन असेसमेंट के बिहाफ पर डॉक्टर अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाता है, जो ट्रीटमेंट प्लान के अंदर पूर्वकर्मा में क्या रहेंगे, आप पूर्वकर्मा में आमद स्थिति है तो क्या करेंगे, या अगर आपको मेडिसिन देनी है तो कौन सी मेडिसिन सूट करेंगे प्रकृति के हिसाब से, कौन सी नहीं सूट करेंगे। इसी हिसाब से प्रधान कर्म, बीमारी के हिसाब से प्रधान कर्मा क्या क्या रहेंगे, वमन होगा, विरेचन होगा, बस्ती होगा, नस्यम होगा, सिरावैद्या होगा, कौन से आप प्रक्रिया को अडॉप्ट करना चाहेंगे। स्नेह की एनालाइजेशन बहुत जरूरी है कि एक मरीज पे सात्मता स्नेह की कितनी है, उसके हिसाब से एनालाइज करें। उसके बाद पाश्चात कर्मा क्या रहेंगे, इस पूरे ट्रीटमेंट का रिस्क क्या रहेगा, यानी उस क्लाइंट को क्या क्या तकलीफें इस ट्रीटमेंट के दौरान हो सकती हैं, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे और बेनिफिट्स के साथ में आउटकम क्या निकलेगा। यानी आज अगर उसकी ये कंडीशन है तो कितने दिन के बाद उसकी इस कंडीशन के अंदर किस प्रकार का इंप्रूवमेंट उसको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल की बात, आज एक मरीज आया, वो कहता है कि जी मेरा फ्रोजन शोल्डर है और अभी मेरा हाथ सिर्फ इतना जाता है, तो हम बताएंगे भाई 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपका इतना जाएगा, या इतना जाएगा, या इतना जाएगा। इसको करने के दौरान आपको जैसे एग्जांपल पेन बढ़ सकता है, रेडनेस आ सकती है, खिंचावट महसूस हो सकती है, किसी किसी को फीवर भी आ जाता है। इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन पंचकर्मा कंसल्ट लेते वक्त हमको ध्यान रखनी पड़ती है। और ऑल्टरनेटिव्स, अगर मान लीजिए आपकी तकलीफ बढ़ गई तो आपको क्या करना है, घर पे क्या करना है, और संस्थान में आपके स्टाफ को किन किन बातों का ध्यान रखते हुए चिकित्सा करनी है। ऑल्टरनेटिव्स एग्जाम्पल, आपने फ्रोजन शोल्डर था, आपने मूवमेंट ज़्यादा करवा दी, पेन बढ़ गया, तो पेन बढ़ जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि अब आप उसके ऊपर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन देंगे, कोई लेपम बांधेंगे, कोई टैबलेट्स देंगे, ये सब मेंशन करना अल्टरनेटिव्स के फॉर्म में काउंटेबल होता है। तो आज हमने समझा इनिशियल असेसमेंट के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो अब आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इनिशियल असेसमेंट प्रॉपर फॉर्म में अगर कर पाए तो आप समझ लीजिए कि हाफ द ट्रीटमेंट इज डन। करेक्ट, मेकिंग अ करेक्ट डायग्नोसिस। अब चाहे वो आप सपोर्टिवली ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक्सरे कराएं, एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन्स कराएं, ये सब आपकी परीक्षा में काम होगा। और लास्टली क्या होगा, तब आपकी चिकित्सा। यानी आधा काम आप कर चुके हैं और आधा काम अब आपको करना है। इसे क्या कहेंगे, हाफ द ट्रीटमेंट इज डन। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे अपनी अगली सीरीज में। नमस्कार। हम आपको जानकारी देंगे कंसेंट के बारे में। बहुत से डॉक्टर्स ये समझते हैं कि एलोपैथिक अस्पताल में ही कंसेंट लिया जाता है, और अगर एलोपैथिक अस्पताल में कंसेंट लिया जाता है तो उसकी महत्वता को आज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी समझना पड़ेगा, एक आयुष अस्पताल को समझना पड़ेगा, एक आयुष डॉक्टर को समझना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है व्हाट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अगर आज आप इसके महत्व को समझ जाए तो आप ये समझ पाएंगे कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, और जब आप इंपॉर्टेंस समझेंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे इसको लेना मैंडेटरी क्यों है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टू गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट्स। What are the benefit of the treatment of the patient from the treatment being given to the patient? What can be risk after the treatment? What other treatment can be given in the place of prescribed treatment? All the information is got in the informed consent form. Before treatment, the patient should have knowledge of all these things. So, आज आप ये समझिए कि कोई भी प्रोसीजर हुआ, जैसे कि अग्निकर्मा, सिरावैद्या, जलवाकु का उच्चारण, ये सब प्रोसीजर्स हैं। और इन प्रोसीजर्स के अंदर आपको इन्फॉर्म कंसेंट क्यों लेना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने किसी पेशेंट को लीच लगाई परंतु उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं,
और ब्लीडिंग कंटिन्यू होते हुए उसको साथ में एलर्जिक रिएक्शन हो गई और अब बड़े संस्थान उसको शिफ्ट कराना। अब बड़े संस्थान जब शिफ्ट कराने की बारी आएगी तो क्लाइंट आपसे कहेगा सर आपने हमको क्यों नहीं बताया कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या तो हम करवाते या तो हम नहीं करवाते। परंतु अगर ऐसा कोई कंसर्ट आपने प्रोसीजर से पहले ले लिया जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ये चिकित्सा मरीज पूरी डिटेल में समझने के बाद अपनी इच्छा से करवा रहा है और इसमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है तो अगर किसी बड़े संस्थान जाना पड़ा तो उसके खर्चे का वहन यानी उसका जो खर्चा होगा वो मरीज स्वयं करेगा और अस्पताल या डॉक्टर साहब की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा करने से शुरू में हो सकता है कि मरीज आनाकानी करे, परंतु जब मरीज ये बात समझेगा कि डॉक्टर साहब मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करके डिटेल में समझाकर मुझसे रिटर्न कंसर्न ले रहे हैं, तब आप ये बात समझिए कि उस समय उस स्थिति के अंदर मरीज को एक आपके प्रति एक रिस्पेक्ट, आपके चिकित्सा के प्रति विश्वास और जो डर चिकित्सा के प्रति या रिस्क का और रहेगा, उस रिस्क से उसका माइंड प्रिपेयर रहेगा। जब उसका माइंड प्रिपेयर रहेगा तो चिकित्सा उत्तम तरीके से होगी। सडनली अगर मान लीजिए उसको कोई दिक्कत हुई ऑपोजिट वे में, तो वो ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, वो कहेगा ठीक है डॉक्टर साहब आपने मुझे बताया था, अब मैं आगे क्या करूं। तो ऐसा करने से आपका नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप क्वालिटी के अंदर एक स्टैंडर्ड सेंटर बन जाए। एक अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है कि वो मरीज को सच्चाई से अवगत कराए, कुछ छुपाए नहीं। देखिए अगर कुछ लोगों को लगता है कि इससे बिजनेस खराब होता है या पेशेंट भाग जाएगा, तो हो सकता है कि 100 में से 2 भाग भी जाए, पर 98 मरीज ये जरूर समझेंगे कि डॉक्टर साहब आप मेरे भले के लिए मेरी स्थिति के हिसाब से मुझे पहले से ही अवगत करा रहे हैं। हो सकता है पेशेंट ट्रीटमेंट ना करे, और अगर वो करवा रहा है तो सोच समझ के करवा रहा है। हमारी प्रैक्टिस के अंदर ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मरीज स्वेच्छा से अपनी इच्छा से उपचार करे, किसी जोर दबाव या लालच में उपचार ना करे, क्योंकि जब वो अपनी इच्छा और श्रद्धा भाव से इलाज कराता है तो उसकी स्वस्थता बहुत उत्तम, बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होती है। परंतु जब किसी लालच या डर के कारण उपचार कराता है तो उसके उपचार का रिजल्ट फलीभूत या प्रॉपर फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो इन कंसर्न को लेना चाहिए और इनको लेने से एक उत्तम कार्यशैली आपके सेंटर की डेवलप होगी और आपका सेंटर कभी भी किसी अनवांटेड ट्रबल से बच पाएगा। ऐसा करने से आप क्वालिटी के अंदर एनहांसमेंट लाएंगे और आयुर्वेद को भी एक अच्छे स्थान पर लेके जाएंगे। आप सब लोगों से मैं विनती करता हूं कि इस बात का तहे दिल से आप पालन करें और इस वीडियो को हर बीएमएस डॉक्टर तक पहुंचाएं कि वो भी इन बातों को समझें और अपने सेंटर पे इम्प्लीमेंट करें। आप और क्या वीडियोस मुझसे चाहते हैं या किस टॉपिक के बारे में चाहते हैं, किसी का फॉर्मेट देखना चाहते हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। इसके लिए आवश्यकता है आज के हमारे टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ पंचकर्मा केयर प्लान। जी, इन पंचकर्मा केयर प्लान के अंदर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है पूर्व कर्मा। जी बिल्कुल सही आपने सुना, पूर्व कर्मा यानी जिस प्रकार जिसे आप कह सकते हैं कि सर्जरी से पहले आप सर्जरी की तैयारियां करते हैं, जो सर्जरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पंचकर्म करने के लिए पूर्व कर्म की तैयारी करना या पूर्व कर्म को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना पंचकर्म करने से ज्यादा जरूरी है। किस प्रकार उसको समझते हैं कि पूर्व कर्मा, पश्चात प्रधान कर्मा, पश्चात कर्मा, इनके बारे में क्लाइंट को क्लियरली पहले आप एक्सप्लेन करें। पूर्व कर्मा में जैसे आमद स्थिति है तो आमद से आप निरामावस्था कैसे आएंगे, डाइटरी मैनेजमेंट, हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, किसी की कोई चीज़ लाइफ में करने से आहार विहार करने से बीमारी बार बार उत्पन्न हो रही है, बार बार पैदा हो रही है, तो उसको स्टॉप करना पड़ेगा। क्लाइंट की उस गलती से बीमारी को पनपने का बार बार मौका मिल जा रहा है,
उसको प्रॉपरली उसको गाइडलाइन दीजिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन असेसमेंट करें, इनिशियल असेसमेंट करें और उसके बाद उसका केयर प्लान बनाएं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। आपको जो दवाई बताई जा रही है वो किसके साथ लेनी है, क्या अनुपान में रहेगा, खाना खाने से पहले लोगे, खाना खाने के बाद में लोगे, किसके साथ में खाएं और किस प्रकार ग्रहण करें। अब गोली है, पूछ के भी खाई जाती है, निगली भी जाती है और वह गोली किसी में घोल के भी ली जा सकती है। अलग अलग प्रकार है, उसका प्रॉपर तरीके से पूर्व कर्मा में वर्णन होना चाहिए। इसी प्रकार प्रधान कर्मा के बारे में क्लाइंट को प्रायरली एक माइंड सेट कर दें। अगर आपका वमन होगा तो वमन में किस प्रकार होगा, उसके क्या क्या फायदे हो सकते, क्या क्या तकलीफ आपको वमन के दौरान हो सकती है और हमारे पास क्या क्या सुविधा है जो उस तकलीफों से बचने में आपकी मदद कर सकती है। उसके साथ उसके अलावा उसका असेसमेंट करना कि कितनी मात्रा दें कि जब आप वमन विरेचन मस्ती कराएं तो ना तो अतिवेग हो ना निवेग हो, सम्यक वेग आए, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही वेग आए। इसी प्रकार बस्ती के बारे में भी, इसी प्रकार नस्य के बारे में भी, रक्तमोक्षण के बारे में भी आपको क्लियरली अपने क्लाइंट को प्रधान कर्मा के अंदर एक्सप्लेन करना चाहिए। उससे क्या होता है, क्लाइंट का माइंड सेट होता है। जब उसका माइंड सेट एक क्लियर फॉर्मेट में होगा तो उसको ट्रीटमेंट कराते वक्त कोई डाउट नहीं रहेगा और जब उसे डाउट नहीं रहेगा तो आपको दी हुई चिकित्सा उसको फलीभूत होगी, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो अगली बात है हमारी पाश्चात कर्मा की, जिसे हम संसर्जन कर भी कहते हैं। उस दौरान संसर्जन के दौरान क्लाइंट को किन बातों का ध्यान रखना है, वो क्या खाए, जैसे कि कह सकते हो आप पेय, मंड, विलेपी, यानी लिक्विड, फिर उसको थोड़ा सॉलिड, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड, किस प्रकार उसको लेना है। उस दौरान उसको क्या ध्यान रखना है, खाने का, पीने का, लाइफस्टाइल का, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पानी पीना है। इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन आपके केयर प्लान को एग्जीक्यूशन करने में मदद करती है। इसके अलावा रिस्क, बेनिफिट्स, आउटकम एंड अल्टरनेटिव, ये जरूर हर थेरेपी का आप एक्सप्लेन करें। जैसे कि कटी बस्ती करने से दर्द बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ जाए तो क्या क्या करना है और अगर आपको फायदा मिल रहा है तो कंटिन्यू क्या क्या करना है। इसके अलावा ये जो दर्द आपका बढ़ा, अगर आपको इसकी जगह अगर ये ट्रीटमेंट दिया जाए या आपके स्टाफ को पता है कि ऑल्टरनेटिवली हम ये कर सकते हैं, हो सकता है कि कटी बस्ती का दर्द बढ़ रहा तो हम पोटली भी कर सकते हैं आपकी, तो इसके बारे में भी एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पंचकर्मा प्लान डिस्क्राइब द 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रीटमेंट विद पंचकर्मा। एक इज ट्रीटमेंट बेनिफिट्स, रिस्क, अल्टरनेटिव्स। इन 3 पॉइंटों को रख के आपको केयर प्लान बनाना चाहिए। इसको करने से एक तो क्लियर फॉर्मेट में आपके क्लाइंट के मन में कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा, दूसरा आपके स्टाफ के मन में सवाल जवाब नहीं रहेगा और आपका एक क्लियर फोकस रहेगा उसके रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट के। और इस प्रकार करते हुए हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अपने क्लिनिक पे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट और डॉक्यूमेंट करना है। यानी बीच कहता है डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट। लिख के देने से एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।